नमस्कार दोस्तों। वैसे ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो भी कानून बनते हैं, उन कानूनों को बनाने का काम हमारे देश की सरकारें करती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को फोकस किया है, तो आपका पूरा ध्यान केंद्रित भी इसी तरफ होना चाहिए। एक तरफ तो हम सुनते हैं कि कानूनों को सरकार के द्वारा बनाया गया, और दूसरी तरफ हम सुनते हैं कि पार्लियामेंट के द्वारा बिल को पास किया गया, जिसने बाद में कानून का रूप लिया। तो फिर ये क्या लोचा है? एक्चुअल में हमारे देश की सरकार जो बनती है, वो आपकी विधायिका में से ही बनती है। यहाँ विधायिका का मतलब होता है विधि का निर्माण करने वाली, यानी कि कानूनों को बनाने वाली। तो जो पूरे देश के लेवल की बात करते हैं, तो पूरे देश के लेवल पे जो कानूनों को बनाने वाली संस्था काम करती है, उसका नाम है संसद, यानी कि पार्लियामेंट। और इस पार्लियामेंट में से ही आपकी सरकार बनती है, क्योंकि सरकार के अंदर जो भी आपके पीएम होते हैं या फिर जो अन्य मंत्री होते हैं, वो भी आपके लोकसभा और राज्यसभा से चुने जाते हैं। अब यहाँ लोकसभा और राज्यसभा का जिक्र क्यों आया? क्योंकि पार्लियामेंट आपकी बनती है तीन पार्ट से, तीन अंगों से, जिनके नाम है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी जब आप तीनों को कंबाइन करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ देखते हैं, लोकसभा को, राज्यसभा को और राष्ट्रपति को, तो इन तीनों अंगों से मिलकर बनती है पार्लियामेंट, यानी कि संसद। और इसी संसद के द्वारा देश में कानूनों को बनाया जाता है। अब सरकार भी आपका इसी का पार्ट होती है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से आपकी सरकार बनती है, वहीं से आपके एमपीज़ चुने जाते हैं, मंत्री के रूप में कह सकते हैं। तो इतना तो हमें आइडिया लग गया कि जो भी कानून देश में बनेगा, उस कानून को से संबंधित आपका कोई ना कोई बिल होता है। जैसे मेरे को कुछ भी चेंज करना है देश में, कोई नए रूल्स बनाने हैं, कोई नया कानून पास करना है, तो कानून बनने से पहले वो एक बिल होता है, कोई पॉलिसी तैयार होती है। अब उस बिल को पास तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि संसद पास करती है, इसका मतलब बिल आपका लोकसभा और राज्यसभा से पास तो होगा। अब लोकसभा की बात करते हैं, तो उसकी जो वर्तमान स्ट्रेंथ है 543 एमपीज़, उनके द्वारा बिल को पास किया जाएगा। उसके बाद में पार्लियामेंट का जो आपका सेकंड हाउस है, जिसको आप राज्यसभा के नाम से जानते हैं, तो बिल वहाँ जाएगा। तो राज्यसभा की वर्तमान स्ट्रेंथ जो कि आपकी 245 है, वहाँ से बिल पास होगा। जब दोनों हाउसेस से बिल पास हो जाएगा, तब वो कानून नहीं बनेगा। कानून बनने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके ऊपर हमारे देश के राष्ट्रपति के साइन हो, सिग्नेचर हो। देश के हेड से अनुमति लेनी पड़ेगी ना। घर पे कोई भी काम होता है, कोई फंक्शन वगैरह करते हैं, कुछ भी आप अपने जो घर के आंतरिक मामले या फिर बाह्य मामले हैं, उनके फैसले लेते हैं, तो कम से कम आप हेड को बताते हैं ना कि भाई हम ये काम करने वाले हैं। वैसे ही देश में कुछ भी काम होता हो, देश में कोई कानून बनना है, कोई और काम होना हो, विदेशों के साथ में व्यापार करना हो, संधि करनी हो, लड़ाई करनी हो, झगड़ा करना हो, देश में युद्ध की घोषणा करनी हो, तो कम से कम देश के हेड को पता होना चाहिए ना कि देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, देश में कैसे कानून बन रहे हैं। तो हेड को बताना पड़ेगा। इसलिए ही ज़रूरी होता है कि लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो जाए, तो राष्ट्रपति के पास में साइन होने के लिए जाता है, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के हेड होते हैं, इसलिए जाता है। तो बात करने वाले हैं इस वीडियो में वीटो पावर की। ये वीटो शक्तियाँ क्या होती है? जैसे हमारे देश की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो उसके अंदर तो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास में वीटो शक्तियाँ होती हैं 3 टाइप की। जैसे एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। यहाँ पे आपको एक नाम और दिख रहा है, क्वालिफाइड वीटो। ये हमारे देश में या फिर हमारे देश के राष्ट्रपति के पास पावर नहीं होती है, ये आपकी यूएसए के राष्ट्रपति के पास पावर होती है, जो इस क्वालिफाइड वीटो का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो के बारे में। अब इसका मतलब क्या है? तो सिंपल सी बात है, जब पार्लियामेंट से बिल पास होगा तो कहाँ जाएगा? सर, पार्लियामेंट से बिल पास होगा मतलब कि बिल लोकसभा से भी पास हुआ है और बिल राज्यसभा से भी पास हुआ है। दोनों हाउसेस से पास होने के बाद बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास में साइन के लिए, अनुमति के लिए कह सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के पास संविधान के आर्टिकल 111 यानी कि 111 के तहत एक पावर होती है, वीटो पावर। क्योंकि आर्टिकल 111 बोलता है विधेयकों पर अनुमति, यानी कि एसेंट ऑन बिल्स। अब अनुमति कब मिलेगी? सर, जब पार्लियामेंट से बिल पास होके राष्ट्रपति के पास साइन के लिए जाएगा, तो वो साइन के माध्यम से उस बिल को साइन करेंगे तो अनुमति देंगे, सिंपल सी बात है।
अब उनके पास में पावर है वीटो की। कैसे? सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। बिल राष्ट्रपति के द्वारा पास कर दिया गया, यानी कि पार्लियामेंट से बिल पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने बिल पे साइन कर दिए तो कानून बन जाएगा। ऐसा ही तो प्रोसीजर होता है ना। सेकंड पॉइंट, बिल राष्ट्रपति के पास गया, पार्लियामेंट से पास होके राष्ट्रपति ने क्या किया, बिल को पास करने से मना कर दिया। एक कंडीशन आपकी ये भी हो सकती है कि मना कर दे साइन करने से कि भाई इस बिल के ऊपर तो मैं साइन नहीं करूँगा, और जब तक साइन बिल पे नहीं होंगे तब तक वो कानून तो नहीं बन पाएगा। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि बिल पास होके लोकसभा से राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पुनर्विचार यानी कि दोबारा से विचार करने के लिए संसद को वापस से बिल को लौटा दिया कि भाई इस बिल के ऊपर मुझे ये कमी लग रही है, आप थोड़ा ना इसके ऊपर विचार करो, इस बिल में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। और चौथा पॉइंट क्या बन सकता है कि बिल पास होके गया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने क्या किया, उस बिल को होल्ड कर लिया। होल्ड करना तो आप समझते हो ना कि भाई ना तो उसको पास करने से मना किया और ना ही उसको पुनर्विचार के लिए दोबारा से पार्लियामेंट में लौटाया और ना ही उसको पास किया। होल्ड करना मतलब कि अपने पास रख लिया, कह सकते हैं आप। तो कंडीशन पहली तो आपकी स्पष्ट साफ है कि पास कर दिया, पास करेगा तो कानून बन ही जाएगा, फिर तो कोई लोचा है ही नहीं। लेकिन उसके अलावा जो आपकी कंडीशन नंबर 2, 3, 4 इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि मतलब आखिर क्या है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपके पास एब्सोल्यूट वीटो पावर, इसको हिंदी में बोलते हैं अंत्यांतिक वीटो शक्ति। इसी का मतलब ये होता है कि बिल जब लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास साइन के लिए गया तो उन्होंने बिल को पास करने से मना कर दिया। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो पावर। आप समझ सकते हैं ना कि हमसे कोई काम बोलता है तो भाई काम कर दोगे क्या? एब्सोल्युटली नो भाई, बिग नो बोलते हैं, फिर एब्सोल्युटली नो बोलते हैं, है ना। तो एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या हुआ, नो कर दिया, यानी कि मना कर दिया बिल को पास करने से। ऐसा प्राइवेट बिल के मामले पर होता है। अब इसका मतलब क्या है कि ये प्राइवेट बिल क्या होता है। देखो, लोकसभा की बात करते हैं या फिर राज्यसभा की बात करते हैं तो मेंबर्स तो बहुत सारे हैं, एमपीज तो बहुत सारे हैं, 5 और 3 लोकसभा से है, 2 और 5 राज्यसभा से है, लेकिन सभी तो मंत्री नहीं बनते ना। मंत्री तो मात्र 15% बनते हैं लोकसभा की कुल स्ट्रेंथ के, यानी कि 5, 4, 3 के 15% क्या बनते हैं, मंत्री बनते हैं, जिनकी संख्या 82 है। और उस 82 में आपके पीएम भी शामिल होते हैं और 81 आपके अन्य मंत्री होते हैं। सभी से मिलकर आपकी मंत्री परिषद बनती है। अब इन मंत्रियों के अलावा जो भी आपके अलग से एमपीज रह गए या फिर बच गए, चाहे वो आपके राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, यदि उन एमपीज के द्वारा बिल को पेश किया जाए तो उसको प्राइवेट बिल बोलते हैं, और कोई मंत्री बिल को पेश करेगा तो उसको सरकारी बिल बोलते हैं। ये फ़र्क होता है प्राइवेट बिल और सरकारी बिल में। यानी कि कोई मंत्री बिल को पेश करेगा तो वो सरकारी है, और कोई आपका जो मंत्री नहीं है, कोई सिंपल एमपी है, वो बिल को पेश करेगा तो बिल आपका प्राइवेट बिल है। एग्जाम्पल समझते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे। इनके पास में बिल गया था एक पेप्सू बिल 1954 54 के अंदर गया, यानी कि पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन बिल गया। इनको पास करने से मना कर दिया हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। आइए पढ़ते हैं सेकंड वाला पॉइंट क्या बोलता है। सेकंड बोलता है कि भाई सस्पेंसिव वीटो पावर, निलंबनकारी वीटो शक्ति। इसका मतलब क्या होता है कि बिल जब पास होकर लोकसभा और राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति ने उस बिल को पुनर्विचार के लिए संसद में लौटा दिया, यानी कि वापस से संसद में भेज दिया कि भाई इस बिल के ऊपर आप विचार करो, इसमें कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि सस्पेंस में रख दिया ना, ना तो बिल को पास किया ना पास करने से मना किया, सस्पेंस में रख दिया, यानी कि दोबारा से लौटा दिया पार्लियामेंट में। तो आप इस तरीके से आप इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद में एक 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। इसके माध्यम से आर्टिकल नंबर 74 क्लोज फर्स्ट में क्या बदला हुआ या फिर क्या जोड़ा गया, समझते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ये बात तो हम सभी पढ़ते ही हैं कि भाई राष्ट्रपति हमारे देश के नाम मात्र के और औपचारिक हेड होते हैं। नाम मात्र की शक्ति होती है, रबर स्टैंप आप बोलते हैं राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति देश के काम करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद, और मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं देश के पीएम। तो हम कह सकते हैं कि देश के हेड पीएम है एक्चुअली में, वास्तव में, क्योंकि उन्हीं की चलती है। और नाम मात्र के हेड कौन है, देश के राष्ट्रपति हैं।
तो 42वां संशोधन 1976 में हुआ, इसके माध्यम से बोल दिया कि भाई राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद तो होगी, ये बात तो पहले से ऐड है, परंतु जो भी सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को देगी वो सलाह कैसी होगी, आपकी बाध्यकारी होगी, यानी कि राष्ट्रपति उस दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे, जरूरी है। लेकिन उसके बाद में ठीक 2 साल के बाद एक और संशोधन हुआ संविधान में, 44वां संशोधन 1978। इसके माध्यम से बोला गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। तो यहाँ पे ये देखो पावर मिल चुकी है ना राष्ट्रपति को, किस चीज़ की, पुनर्विचार की। तो वही तो आप पढ़ रहे हैं सस्पेंसिव वीटो पावर में, कि यदि बिल पास होके गया आपका राष्ट्रपति के पास में साइन के लिए, तो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं वापस से पार्लियामेंट में। लेकिन यदि सेम बिल को दोबारा भेजा गया राष्ट्रपति के पास में, तो फिर उनको भाई साइन करना पड़ेगा, फिर वो बाध्यकारी है, ठीक है। अब यूज कहाँ हुआ इसका, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति थे, 11वें राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट थे, हम पढ़ चुके हैं। तो इनके पास में एक बिल आया, लाभ के पद का विधेयक। अब ये लाभ के पद का विधेयक का मतलब क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं लाभ के पद को, यानी कि किसी पद पे यदि कोई व्यक्ति आसीन है, उसके अलावा किसी अन्य पद से उसके पास में कुछ प्रॉफिट आ रहा है, अर्न कर रहा है, वो कमाई कर रहा है, किसी और पद पे काम कर रहा है, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। यानी कोई ऐसा पद जहाँ से अलग से लाभ अर्जित कर रहा हो, कमाई कर रहा हो जहाँ से कोई व्यक्ति, तो लाभ का पद होता है। अब किस पद को लाभ का पद माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, इससे संबंधित आपका बिल था, ये पहुंचा डॉक्टर अब्दुल कलाम के पास में, 2005 की बात है। तो इन्होंने क्या किया, इस बिल के ऊपर सस्पेंसिव वीटो पावर का यूज़ किया, यानी कि दोबारा से पार्लियामेंट के अंदर लौटा दिया। लेकिन पार्लियामेंट ने ऐसा का ऐसा बिल दोबारा से इनके पास भेज दिया। अब दोबारा से भेजा है तो सिंपल सी बात है कि इनको साइन करना पड़ेगा। एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन दोबारा से इनके पास बिल आया तो साइन करना पड़ेगा। इन्होंने इस बिल पे साइन कर दिया। उसके बाद में पढ़ते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं पॉकेट विटो पावर, यानी कि जेबी विटो शक्ति। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है होल्ड करना। और कब तक होल्ड करना भाई, अनिश्चित समय के लिए होल्ड करना, ये कहेंगे आप, यानी कि कोई टाइम फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका विधेयक बिल संसद के दोनों हाउसेस से पास होकर राष्ट्रपति के पास आया, तो उन्होंने बिल को पढ़ने के बाद में बिल को फोल्ड करके और होल्ड कर लिया, यानी कि अपनी जेब के अंदर उस बिल को रख लिया। तो कह सकते हैं पॉकेट। पॉकेट का मतलब ही क्या होता है, जेब भी होता है, जेब होता है। अपनी जेब के अंदर उस बिल को रख लिया, होल्ड कर लिया। कितने टाइम के लिए होल्ड कर लिया, तो अनिश्चित काल के लिए होल्ड कर लिया। कुछ भी आपकी टर्म फिक्स यहाँ पे नहीं होती है। यूज़ कब हुआ, तो 1986 की बात है, 1986 की बात है। उस टाइम के जो आपके देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, इनके द्वारा इस पॉकेट वेटो पावर का यूज़ किया गया। और बिल का नाम था पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट 1986, यानी कि पोस्ट ऑफिस आप समझते हो डाक घर से संबंधित है। इसमें संशोधन क्या किया गया कि जो भी आपकी डाक वगैरह होती है, अब डाक को गाँव में डाकिया सप्लाई करता है। आपने कई मूवीज़ के अंदर देखा होगा, रियल में भी आपने देखा होगा कि कोई डाकिया है तो वो चिट्ठी लेके जाता है ना। तो अब इस संशोधन के माध्यम से बोला क्या गया कि अब क्या कर सकता है, डाकिया किसी भी चिट्ठी को पढ़ सकता है, खोल के देख सकता है कि उसमें लिखा क्या है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि व्यक्ति के निजता के अधिकार का वोलेशन हो रहा है ना, राइट टू प्राइवेसी का वोलेशन हो रहा है कि भाई किसी की प्राइवेट बातें कोई डाकिया कैसे पढ़ सकता है। तो इस बिल को, ये जब बिल आपका ज्ञानी जैल सिंह के पास पहुंचा, तो इन्होंने बिल के ऊपर क्या कर दिया, जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग कर दिया। यानी कि इस बिल को अपने पास रख लिया, ना साइन किया, ना पास करने से मना किया, ना ही उसको दोबारा से पुनर्विचार के लिए संसद में लौटाया, अपने पास रख लिया। उसके बाद में ये काम किया गया आपका राजीव गांधी सरकार के द्वारा, जो ये आपका बिल लेके आए थे। उसके बाद में ये होल्ड हो गया। उसके बाद सरकार चेंज हो जाती है, तो आपका ये बिल वैसा का वैसा धरा का धरा रह गया, ठीक है। कभी ये पास नहीं हो पाया, ये कभी कानून नहीं बन पाया। तो यहाँ पे जो अपने एक्ट लिख रखा है अमेंडमेंट एक्ट, ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये बिल होगा ना, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल आया था, एक्ट तो कभी ये बन ही नहीं पाया। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि धन विधेयक यानी कि मनी बिल, जिसकी परिभाषा हम आर्टिकल नंबर 110 के अंदर पढ़ते हैं, और धन विधेयक की प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम आर्टिकल नंबर 109 के अंदर पढ़ते हैं। उसके अलावा जो संविधान संशोधन विधेयक है, यानी कि कुछ भी संविधान के अंदर संशोधन करना है,
इन मामलों में वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये भी एक पॉइंट करने वाली यानी कि नोट करने वाली बात है। इसको भी आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने वीटो पावर के बारे में पढ़ा। यूज़ कौन करता है? देश के राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल कौन सा? 111 नंबर आर्टिकल है। कितने टाइप की वीटो पावर का यूज़ करते हैं राष्ट्रपति? पॉकेट वीटो पावर का यूज़ करते हैं, सस्पेंसिव वीटो पावर का यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज़ करते हैं। यानी कि 3 टाइप की वीटो पावर है देश के राष्ट्रपति के पास में। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बाकी आपके फ्रेंड्स के पास में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम के अंदर कई बार ऐसे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।